नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ट्रिकी ट्रिक्स में। और मैं हूं आपकी फ्रेंड सारिका। आज की इम्पोर्टेंट वीडियो होगी हॉट टॉपिक महिला आरक्षण बिल 2023 के ऊपर। इस वीडियो में मैंने महिला आरक्षण बिल से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट एंड क्वेश्चंस को पॉइंट टू पॉइंट कवर किया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप ना करें एंड वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। एंड यू नो गाइज, जैसा कि मैं अपनी सभी वीडियो में एक फ्लो चार्ट यूज करती हूँ जिससे कि समझना इजी हो जाता है और हम कम टाइम में बहुत सारी चीजें याद रख पाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो महिला आरक्षण बिल 2023, जिसे नया नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 दिया गया है, ये वही महिला आरक्षण बिल है जो सालों से अटका हुआ था और अब जाकर पारित हुआ है। यह 128वां संविधान संशोधन विधेयक है जो कि नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला विधेयक बन गया है। या ये कहें कि नए संसद भवन में पास होने वाला पहला विधेयक भी यही बनाए 128वां संविधान संशोधन विधेयक महिला आरक्षण बिल या फिर नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। तो यह अधिनियम कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा 19 सितंबर 2023 को लोकसभा में पेश किया गया, जिसके पक्ष में 454 वोट पड़े और विपक्ष में 2 वोट पड़े। 2 वोट कौन से थे? तो एक पार्टी है AIMIM जिसके प्रमुख असुद्दीन ओवैसी द्वारा व इसी पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील द्वारा ये 2 मत डाले गए। चूंकि पक्ष में वोट ज्यादा थे, अगले ही दिन 20 सितंबर 2023 को यह बिल लोकसभा में पास कर दिया जाता है। उसके बाद अगले ही दिन 21 सितंबर 2023 को यह बिल राज्यसभा में पेश किया जाता है, जिसके पक्ष में 214 वोट और विपक्ष में कोई वोट नहीं पड़ता, अर्थात सर्वसम्मति से यह बिल राज्यसभा में भी पास कर दिया जाता है। एक बात आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इस बिल के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से 22 सितंबर तक के लिए बुलाया गया था, लेकिन 21 सितंबर को ही दोनों सदनों में ये बिल पास होने के साथ संसद का विशेष सत्र भी खत्म हो जाता है। हम सभी को पता है कि किसी भी बिल को कानून बनाने के लिए पहले निचले सदन यानी कि लोकसभा में पेश किया जाता है और जब यहाँ पास हो जाता है उसके बाद राज्यसभा में पेश किया जाता है। यहाँ पास हो जाने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह जो बिल है कानून बन जाता है। लेकिन इस बिल के संबंध में यह लोकसभा में तो पास हो चुका है और राज्यसभा में भी पास हो चुका है। अब 14 राज्यों की विधानसभा में इस बिल को भेजा जाएगा। क्यों भेजा जाएगा? क्योंकि हमारे संविधान का अनुच्छेद 368 ये कहता है कि यदि केंद्र सरकार के कानून से राज्यों के अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है तो केंद्र सरकार को राज्यों की मंजूरी लेना जरूरी है। यानी कि 50% विधानसभाओं द्वारा भी वह बिल पारित होना चाहिए यानी पास होना चाहिए। 28 राज्य हैं तो 28 का 50% यानी कि 14 विधानसभाओं में ये बिल भेजा जाएगा और वहां जब ये बिल पास हो जाएगा उसके बाद ही राष्ट्रपति के पास उनके हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देंगे यानी कि मंजूरी मिल जाएगी राष्ट्रपति की तरफ से, तब यह बिल कानून बन जाएगा। जब यह बिल कानून बन जाएगा तब कितने राज्यों में लागू होगा? तो सभी राज्यों में, अर्थात 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों में यह बिल लागू हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब महिला आरक्षण बिल 2023 का इतिहास जान लेते हैं कि कितनी पुरानी है इस बिल की दास्तान। तो फ्रेंड्स, पहली बार यह बिल HD देवगौड़ा के नेतृत्व वाली सरकार में कानून मंत्री रमाकांत डी खलप के द्वारा 81वां संविधान संशोधन के रूप में 12 सितंबर 2096 को लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन पारित नहीं हो सका। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की नेतृत्व वाली सरकार आई, जिसमें 13 अप्रैल 1898 को कानून मंत्री थम्बी दुरई के द्वारा लोकसभा में फिर पेश किया गया और फिर यह बिल पास नहीं हो पाया। जिस समय यह बिल लोकसभा में पेश किया जा रहा था उस समय राजद पार्टी के एक सांसद द्वारा थम्बी दुरई जी के हाथ से यह बिल छीनकर इसकी प्रति को फाड़ दिया जाता है गाइस, और इतना ज्यादा हंगामा होता है ना उस सत्र में संसद के कि उसे स्थगित करना पड़ता है। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की नेतृत्व वाली सरकार में ही इस बिल को कई बार पारित करने की कोशिश की जाती है, 1999 में, 2002 में और 2003 व 2004 में भी, लेकिन यह बिल पास नहीं हो पाता। उसके बाद UPA की सरकार बनती है 2004 में, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री चुना जाता है और इन्हीं के नेतृत्व में 6 मई 2008 को 108वें संविधान संशोधन के रूप में कानून मंत्री HR भारद्वाज द्वारा राज्यसभा में पेश किया जाता है और ये राज्यसभा में बहुमत से 9 मार्च 2010 में पास भी हो जाता है। लेकिन मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली जो सरकार होती है
वो इसे लोकसभा में पास नहीं करवा पाते, क्योंकि गठबंधन की सरकार होती है, उनकी सरकार अनस्टेबल ना हो जाए, इसी डर से वो इस बिल को लोकसभा में पारित नहीं करवा पाते। और फाइनली नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 19 सितंबर 2023 को 128वां संविधान संशोधन के रूप में इसे लोकसभा में पेश किया और 20 सितंबर को, जैसा कि मैंने बताया, लोकसभा में पास भी हो जाता है और 21 सितंबर को ही राज्यसभा में पास हो जाता है, अर्थात कि संसद के दोनों सदनों में पास कर दिया जाता है। इस प्रकार यह बिल 4 प्रधानमंत्रियों के नेतृत्व में 11 कोशिशों और 27 साल के बाद पास होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं महिला आरक्षण बिल 2023, जिसका नया नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखें कि इसका नया नाम क्या है महिला आरक्षण बिल का। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 ये है क्या, क्यों हुआ था इतना बवाल इसके पीछे, आखिर ऐसा क्या है कि 27 साल लग गए इस बिल को दोनों सदनों में पास होने में। तो चलिए जान लेते हैं इस बिल में आखिर है क्या। इस बिल के तहत लोकसभा व विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है, यानी कि 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। अगर बात करें वर्तमान में महिला सांसद की, तो वो 82 हैं गाइस। अगर यह बिल कानून बन जाता है तब 33% आरक्षण के बाद यह संख्या बढ़कर 181 हो जाएगी। बात करते हैं वर्तमान में लोकसभा सीटों की, तो वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या है 543, जिसमें 33% का रिजर्वेशन मिल जाएगा। उसके बाद ये सीटें हो जाएंगी 181 सीटें जो महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। और SC ST महिलाओं को आरक्षण के अंदर ही 33% आरक्षण दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जैसे SC के लिए 84 सीटें आरक्षित की गई हैं, इन सीटों पर पुरुष भी उम्मीदवार होते हैं और महिलाएं भी उम्मीदवार होती हैं। अब 33% आरक्षण के बाद 28 जो सीटें हैं वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। इसी प्रकार से ST के लिए 47 सीटें हैं रिजर्व, इनका रिजर्वेशन 47 सीटों का है, जिन पर पुरुष और महिलाएं दोनों ही उम्मीदवार होते हैं। 33% आरक्षण के बाद 16 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। अर्थात अगर हम देखें कि SC ST के लिए टोटल सीटें हैं वो 131 हैं, जिनमें से 33% आरक्षण के बाद सीटों की संख्या 44 हो जाएगी। जो 131 सीटें हैं जिन पर पुरुष और महिलाएं दोनों ही उम्मीदवार होते हैं, जिनमें से 44 जो सीटें हैं वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। इस प्रकार अगर देखा जाए तो जब 181 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी 543 सीटों के बाद, तब अगर हम 181 में से SC ST की सीटों को निकाल दें तब 137 सीटें बचती हैं, जिसमें जनरल व OBC की महिलाओं को उम्मीदवार बनाया जा सकता है और OBC के लिए अलग से कोई भी आरक्षण का प्रावधान नहीं है। अर्थात जो 137 सीटें हैं जिनमें जनरल व OBC में से किसी भी जाति की महिलाओं को उम्मीदवार बनाया जा सकता है और SC ST के लिए सिर्फ और सिर्फ 44 सीटों का ही प्रावधान है। इस प्रकार इस बिल के तहत महिलाओं को 33% का आरक्षण सिर्फ लोकसभा व विधानसभा के चुनावों में ही मिलेगा, जबकि राज्यसभा व विधान परिषद के चुनावों के लिए यह बिल लागू नहीं होता। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी द्वारा लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को कितने संशोधन बिल के रूप में प्रस्तावित किया गया था। तो इसका उत्तर है 4 संशोधन बिल के रूप में प्रस्तावित किया गया था हमारे कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा। वो कौन कौन से संशोधन बिल थे, तो आइए देख लेते हैं। इससे पहले मैं कुछ आर्टिकल बता देना चाहती हूँ जिससे कि आप इनको आसानी से याद कर पाएंगे। पहला है आर्टिकल 239 के लिए, दूसरा आर्टिकल 330 के लिए, तीसरा है आर्टिकल 332, 334 के लिए। इस प्रकार 4 आर्टिकल्स होते हैं, 239, 330, 332 और 334 के लिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्या है। तो पहला है आर्टिकल 239 में एक सब क्लॉज आर्टिकल 239 AA जोड़ा जाएगा, जिसके तहत नेशनल कैपिटल दिल्ली की विधानसभा में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। फिर दूसरा है आर्टिकल 330, जिसमें एक सब क्लॉज जोड़ा जाएगा 330A, जिसके तहत महिलाओं को लोकसभा में 33% का आरक्षण दिया जाएगा। तीसरा आता है आर्टिकल 332, जिसमें एक सब क्लॉज जोड़ा जाएगा 332A, जिसके तहत राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया जाएगा। चौथा है जो कि इसकी समय सीमा से रिलेटेड है, आर्टिकल 334, जिसमें एक सब क्लॉज 334A जोड़ा जाएगा, जिसमें ये बताया जाएगा कि आरक्षण 15 साल तक प्रभावी रहेगा और समय के लिए अगर आरक्षण बढ़ाना चाहती है सरकार तो उसका अधिकार संसद के पास है। एक बार फिर से देख लेते हैं। 229 में
एक सब क्लॉज 229 ए जोड़ा जाएगा, जिसके तहत दिल्ली की विधानसभा में 33% आरक्षण। 330 में 330 ए जोड़ा जाएगा, जिसके तहत महिलाओं को लोकसभा में आरक्षण। 332 में 332 ए जोड़ा जाएगा, जिसके तहत विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण। और 334 में 334 ए जोड़ा जाएगा, जिसके तहत ये बताया गया है कि कब तक प्रभावी रहेगा, यानी कि 15 साल तक। चलिए फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं शक्ति वंदन अधिनियम 2023 यानी कि महिला आरक्षण बिल 2023 लागू कब होगा। हमने सब कुछ देख लिया। हमने देख लिया कि ये है क्या, कितने संशोधन बिल के रूप में प्रस्तावित किया गया था, किसने प्रस्ताव किया, इसका इतिहास क्या है, हर एक चीज देख ली। अब हम जानेंगे कि ये लागू कब होगा एक्चुअल में। जनगणना व लोकसभा सीटों के परिसीमन के बाद ही ये जो अधिनियम है वो लागू होगा। अगर आपके सामने ऑप्शंस के रूप में पूछा जाएगा तो आप ऑप्शन में यही लगाएंगे कि जनगणना व लोकसभा सीटों के परिसीमन के बाद। अब मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि परिसीमन क्या होता है। परिसीमन का अर्थ होता है कि जनसंख्या के आधार पर लोकसभा व राज्य की विधानसभाओं की जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, यानी कि इनकी सीटों की सीमाएं निर्धारण करना। यानी कि जनसंख्या के आधार पर लोकसभा व राज्य की विधानसभाओं में कितनी सीटों का आवंटन किया जाना है, इस बात का निर्धारण परिसीमन के द्वारा होता है। वर्तमान में जो निर्वाचन क्षेत्र हैं वो 2001 की जनगणना के अनुसार 2002 में गठित आयोग ने तय किए थे। एक बात तो क्लियर हो गई कि जनगणना के आधार पर जब लोकसभा विधानसभा में सीटों का निर्धारण किया जाना है तो परिसीमन जनगणना के बाद ही होगा। ठीक है, तो जनगणना कब होगी? 2011 में हुई थी लास्ट जनगणना, उसके बाद 2021 में होनी चाहिए थी, क्योंकि हर 10 साल में होती है जनगणना। तो 2021 में कोविड की वजह से नहीं हो पाई, तो अब जो जनगणना होगी वो 2024 के चुनावों के बाद ही होनी है। अर्थात 2024 के चुनाव में महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा, यानी कि ये जो अधिनियम है शक्ति वंदन अधिनियम 2023 उस समय तक प्रभावी नहीं हो पाएगा। अर्थात जब जनगणना 2024 के चुनाव के बाद होनी है तो परिसीमन जनगणना के बाद होगा। ठीक, और संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत अभी भारत के किसी भी राज्य में 2026 तक परिसीमन नहीं होगा। अर्थात अगर अभी मान लेते हैं कि जनगणना 24 के बाद यदि 25 में हो भी जाती है तो 26 तक परिसीमन नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि परिसीमन 2029 के चुनावों में ही हो सकता है, यानी कि 2029 के जो चुनाव होंगे शायद उनमें महिलाओं को इस अधिनियम का फायदा देखने को मिले। जो परिसीमन होता है यह एक आयोग के द्वारा किया जाता है, जिसे परिसीमन आयोग कहा जाता है। तो अनुच्छेद 82 के तहत जो संसद होती है हमारी, वो कानून के द्वारा प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम लाती है। जब वो लागू हो जाता है तब केंद्र सरकार परिसीमन आयोग का गठन करती है, जिसे सीमा आयोग भी कहा जाता है। तो हमारे भारत के स्वतंत्र होने से लेकर अब तक 4 परिसीमन आयोगों का गठन किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो पहला है परिसीमन आयोग 1952, जो कि अधिनियम 1952 के तहत इसका गठन किया गया था। दूसरा है परिसीमन आयोग 1963, जिसका गठन 1962 के अधिनियम के तहत किया गया। और तीसरा आता है परिसीमन आयोग 1973, जिसका गठन 1972 के अधिनियम के तहत किया गया था। और फिर लास्ट है हमारा परिसीमन आयोग 2002, जिसका गठन अधिनियम 2002 के तहत ही किया गया, जो कि 2008 में लागू हुआ। आई होप ये वीडियो आपकी महिला आरक्षण से संबंधित सभी टाइप की क्वेरीज को सॉल्व करने में यूजफुल रही हो। If you like this video, hit the like button and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.